चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक मामलों के पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। अगर देखें तो ये तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड हो, जिसमें जिरकोनियम, रुबिडियम और ग्रेफाइट, इनकी रॉयल्टी दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। जो भारत की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आगे की योजनाएं हैं, चाहे वो स्पेस की हों, चाहे वो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हों, या अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनका उपयोग होता है, किस तरीके से ये निर्णय उस समूचे क्षेत्र को लाभान्वित करेगा? देखिए, जो हम लोग क्रिटिकल मिनरल की बात करते हैं वो तमाम उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, खास तौर पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के समय में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, उस ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए हम कच्चे माल को कैसे हम एक बेहतर दर पर उपलब्ध करा सकें। यहाँ पर यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जहां पर निकल रहा है वहां पर किस तरीके की आमदनी उनकी हो रही है। जो भी राज्य सरकारें हैं जिनके तहत जो है खनन का कार्य हो रहा है, तो एक तरफ कोशिश ये है कि जो हमारे उद्योग हैं उनके लिए उपलब्धता बढ़े, और दूसरी ओर यह है कि राज्य जहां पर सिर्फ खनन किया जा रहा है उनके लिए ज्यादा परेशानी ना हो। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पहले जो दरें थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और उसकी वजह से बहुत सारे जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं बाधा बन रही थी। अब जब आप दरें कम कर देते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं करते जिससे कि आपको कोई किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े, तो ये एक महत्वपूर्ण होगा कि निजी क्षेत्र के लिए जो है वो खनन के कार्य में आने में उनको सुविधा होगी। उनके लिए ये जो है वो एक आकर्षक हो सकेगा, और दूसरी ओर उद्योगों के लिए जो आवश्यक कच्चा सामान है वो उपलब्ध हो सकेगा। जी, शिशिर जी, अगर देखें तो एक और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वो निर्यात प्रोत्साहन संवर्धन से लेकर भारत का जो निर्यात इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से वो मजबूत करेगा। और इसके लिए 5 वर्षों में अगर देखें, वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय का भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी के समय में इस तरह के प्रोत्साहन की सबसे बड़ी महत्ता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अमेरिकी जो टैरिफ का जो फैसला है, जिससे कि हमारे कई उद्योग जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। चाहे आप वस्त्र उद्योग की बात करिए, चाहे आप जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करिए, इन सब उद्योगों के लिए एक नए तरीके की राहत की जरूरत थी, और ये पैकेज जो है जी। वो काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, जिसके दो हिस्से हैं, एक जिसको हम लोग निर्यात प्रोत्साहन कहते हैं और एक जिसको हम लोग निर्यात दिशा कह रहे हैं, इन दोनों के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च किया जाना है। और इस खर्च करने के पीछे एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बात है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता जो है, भारतीय उद्योगों की जो निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता जो है वो बेहतर हो सके। और निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होने के लिए जरूरी है कि आप उनके लिए किस तरीके से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं, वो भी आकर्षक दरों पर, वो भी रियायती दरों पर। जी। तो एक तरफ आप देखें कि अमेरिका की वजह से जो हमारे निर्यात को असर पड़ा है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है, $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करना है, तो निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि निर्यात बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होता है, विनिर्माण जी। क्षेत्र को होता है। और विनिर्माण जो है वो आपके रोजगार के लिए बेहद ही आवश्यक है। रोजगार सृजन होगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। और शिशिर जी, अगर देखें तो जिस तरीके से जो हमारे प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हैं, चाहे वो चमड़े से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, रत्न आभूषण हो, इंजीनियरिंग का आइटम हो, या अन्य चीज़ें हों, जो मेक इन इंडिया की पहल है, अब जो मेड इन इंडिया का आह्वान है उसको भी गति देगा। और जो हमारे लक्ष्य हैं कि लगभग अगर विकसित होना है तो 30 ट्रिलियन इकॉनमी का कम से कम आकार हो, तो उस दिशा में भी ये एक बेहद नीतिगत और दूरगामी फैसला। बिल्कुल, हम मेड इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि हम दुनिया के लिए किस तरीके से एक हब के तौर पर तैयार हो सके। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के मामले में, खासतौर पर मोबाइल हैंडसेट के मामले में, हमारी स्थिति काफी बेहतर हुई। हम दुनिया को बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहे हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड एप्पल के आईफोन की बात ही क्यों ना हो। तो अब जब हम लोग $30 ट्रिलियन, जो कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, और उसके पहले 2027 में $5 ट्रिलियन, 2030 तक $60 ट्रिलियन, और 2033 तक जो $10 ट्रिलियन का लक्ष्य है, उनमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि विनिर्माण कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो ये जो कोशिश है
भले इसका नाम निर्यात को बढ़ावा देना है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए कि निर्यात के जरिए विनिर्माण को किस तरीके से आगे करना है और उस विनिर्माण के जरिए विकसित भारत का रास्ता कैसे तैयार होना है, ये इस पूरी योजना का खाका है। शिशिर जी, जैसा आपने कहा कि भले ही निर्यात प्रोत्साहन कहा जा रहा है, लेकिन निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा ये दोनों तय करेगा ये पूरा का पूरा जो नीतिगत फैसला लिया गया है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से जो प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी बढ़ाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण जो अपेक्षाएं होती हैं वैश्विक दुनिया को निर्यात के समय जब वस्तुएं जाती हैं, तो कैसे इनका वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा और कैसे जो हमारा एमएसएमई है वो और ज़्यादा उभर कर सामने आएगा? देखिए, जो हमारे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनको हम सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग कहते हैं, ये निर्यात में अच्छी खासी भागीदारी करते हैं। अगर एक आंकड़े देखें तो लगभग 40% से ज्यादा की जो मैन्युफैक्चरिंग सामान का निर्यात है वो अकेले इस सेक्टर से आता है। तो इस सेक्टर पे ज्यादा मार पड़ी है अगर हम यूएस टैरिफ की बात करें, क्योंकि देखिए यूएस टैरिफ के लगने से एक बाजार जो कि एक बड़ा बाजार है जिसमें आप बड़े पैमाने पर आप निर्यात करते रहे हैं, वहां पर अगर आपका निर्यात महंगा हो जाता है, वहां पर आपका सामान महंगा हो जाता है, तो आपके यहाँ उसके उत्पादन पर असर पड़ता है। और केवल उत्पादन की ही बात मत सोचिए, वहां पर रोजगार के भी मौकों पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही जरूरी कि एक ऐसी आप पारिस्थितिकी बनाए जिस पारिस्थितिकी से जो हमारे ग्रासरूट के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मतलब जिसे कहा जाए कि मझोले, छोटे, सूक्ष्म जो उद्योग हैं, इन उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उनको जी। हम किस तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं। कैबिनेट के जो दोनों फैसले हैं, उन दोनों फैसलों के केंद्र बिंदु में ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। शिशिर जी, निर्यात प्रोत्साहन संवर्धन के जो उपाय किए गए, आपने कहा कि एक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स की तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक के जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिए जाने की व्यवस्था की गई और 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम एनसीजीटीसीई के द्वारा की गई है। तो ये कितना बड़ा ऋण के साथ साथ गारंटी और उसके साथ साथ गति उत्पादन को भी, मैन्युफैक्चरिंग को भी। देखिए, इस गारंटी स्कीम की अगर बात करिए तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि कोई आपके पास कर्ज लेने आता है, बैंक आपको कर्ज देता है, तो बैंक की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि वो कर्ज हम पर वापस आएगा कि नहीं जी। आएगा, जी। और वो आपकी वर्दीनेस देखता है। लेकिन अगर बैंक को ये आश्वासन दिया जाए कि अगर कर्ज लेने वाला आपको कर्ज नहीं चुका पाता है, वापस नहीं कर पाता है, तो उसकी गारंटी एक विशेष फंड के जरिए दी जाएगी, तो बैंक आपको कर्ज देने में हिचकेंगे नहीं। ये व्यवस्था अगर आप याद करिए तो कोविड के समय में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए खास तौर पर शुरू की गई थी। और अभी के समय में जब निर्यात को लेकर के चिंताएं बन रही हैं, तो उस चिंताओं को दूर करने के लिए ये क्रेडिट गारंटी फंड है, जिसमें क्रेडिट कार्ड की भी बात कही जा रही है, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर की भी बात है कि यानी कि उन उद्योगों को ज्यादा मिलेगा जो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें अगर आप बात करिएगा तो लगभग 50 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक उद्योग के लिए 50 करोड़, एक कंपनी के लिए 50 करोड़ के ऋण की सीमा तय की गई है। जी। और उस ऋण की सीमा तय करने से एक आपको एक जिसको कहते हैं ना कि फौरी तौर पे जो जरूरत है उसको पूरा करना आसान हो जाएगा, और बैंकों के अंदर ये हिचक नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट गारंटी फंड आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इन दोनों फैसलों को अगर आप देखें जो कि निर्यात से ही जुड़े हुए हैं, तकरीबन 45 मिलियन से अधिक लोग जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात से जुड़े हुए उद्योगों से रोजगार पाते हैं। कैसे और ज़्यादा रोजगार सृजन होगा? अर्थव्यवस्था को गति के साथ साथ रोजगार सृजन की और क्या संभावनाएं आने वाले वर्षों में दिखेंगी जब ये 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्षों में क्रियान्वित होंगे? अगर आप पहले वाले स्कीम में देखेंगे जहां पर निर्यात प्रोत्साहन की बात की गई है और निर्यात दिशा की बात की गई है, उसमें एक कोशिश ये भी है कि नए बाजार में किस तरीके से पैठ बनाने में मदद मिले। और देखिए, आज के दिन में रोजगार के नए मौके कब बनते हैं? जब आपकी जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसका विस्तार होता है, या जो औद्योगिक प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहे। तो ये निरंतर चलने के लिए और उसके विस्तार करने के लिए इन योजनाओं की घोषणा की गई है। और जब कभी भी एक कंपनी अपना कारोबार बढ़ाती है, कंपनी को ज्यादा ऑर्डर मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाती है। या कंपनी के लिए भी उस स्थिति होती है कि जब व्यापार चलता रहता है तो वो भी एक समय के बाद अपने लिए जिसे कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की स्थिति में आती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे कि नए बाजार का बनना और जो निरंतरता बनी हुई है उसमें आपकी जरूरत है, तो दोनों ही स्थिति जी। में रोजगार के लिए मौके बनने संभव हो पाएंगे। और यही
इन दो योजनाओं की जो बात करें, इन दो योजनाओं के जरिए संभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन विषयों पर अपनी हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए केंद्रीय